नमस्कार। आज हम गुप्त काल से जो वन लाइनर पर्सन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो कौन कौन से पर्सन बन सकते हैं। एक तो ये पर्सन बन सकता है, गुप्त साम्राज्य का जो शासन काल है ये माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो शासन काल है ये 275 से 550 ईस्वी तक माना जाता है। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त काल का कार्यकाल या शासन काल माना जाता है। अगला प्रश्न ये बन सकता है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? श्री गुप्त को माना जाता है। श्री गुप्त किसे माना जाता है? श्री गुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यह बन सकता है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम, और इसका कार्यकाल था 319 से लेकर 350 ईस्वी तक। 319 से 350 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखो, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन था? विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल को किस राजवंश के शासनकाल को किस राजवंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस शासनकाल को कहा जाता है? गुप्त काल को
किस शासन काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। अगला प्रश्न देखो, किन्होंने गुप्त काल को किन्होंने गुप्त काल को किन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा था? स्वर्ण युग कहा था। तो किन्होंने कहा था, यानी किन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा था? तो के एम मुंशी ने। किन्होंने कहा था? के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने। किन्होंने कहा था? के एम मुंशी ने। देखो एक फैक्ट याद रखना, नोट, कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। यहां से एग्जाम में अधिक बार प्रश्न आ चुका है, तो याद रखना किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, गुप्त वंश का आरंभिक राज्य था। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य था। जो आरंभिक राज्य है वो कौन सा था? आरंभिक राज्य था। तो आरंभिक राज्य कौन सा था? आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश व बिहार था। उत्तर प्रदेश व बिहार। आरंभिक राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश और बिहार था। ये फैक्ट याद रखना। देखो नोट, आरंभिक गुप्त मुद्राएं आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य में पाए गए थे। उत्तर प्रदेश राज्य में पाए गए थे। किस राज्य में पाए गए थे? उत्तर प्रदेश राज्य में पाए गए थे। और ये एग्जाम में अधिकतर प्रश्न आ चुका है कि गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? उत्तर प्रदेश व बिहार।
अगला प्रश्न देखो, गुप्त वंश के लोग किनके सामंत थे? गुप्त वंश के लोग किनके सामंत थे? तो गुप्त वंश के लोग किनके सामंत थे? कुषाणु के। किनके सामंत थे? यानी गुप्त वंश के लोग जो कुषाण थे उनके सामंत थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये बन सकता है, अभिलेख के साक्ष्यों के आधार पर अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर अभिलेख के साक्ष्यों के आधार पर गुप्त वंश का आदि पुरुष या संस्थापक मान लो, आदि पुरुष या संस्थापक माना जाता है। माना जाता है। तो कौन माना जाता है? श्रीगुप्त, यानी अभिलेख के जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर जो गुप्त। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रारंभ गुप्त संवत का प्रारंभ किस शासक ने किया था? किस शासक ने किया था? तो देखो, गुप्त संवत का प्रारंभ किन्होंने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने किन्होंने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है,
चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? कुमार देवी के साथ। अगला प्रश्न देखो, चंद्रगुप्त प्रथम का चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल माना जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब माना जाता है, ये आपको मुझे कमेंट्स के द्वारा बताना है कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब है। अगला प्रश्न देखो, शक संवत व गुप्त संवत के मध्य शक संवत व गुप्त संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतराल था? कितने वर्षों का अंतराल था? तो देखो, इनके मध्य कितने वर्षों का अंतराल था? 241 वर्षों का कितने वर्षों का अंतराल था? 241 वर्षों का अंतराल था। याद रखना, नोट शक संवत 78 ईस्वी माना जाता है। कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी। तथा गुप्त संवत का प्रारंभ कब माना जाता है? 319 20 से, जब चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था, के मध्य 241 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का अंतर है? 241 वर्षों का अंतर है। अगला प्रश्न देखो, समुद्रगुप्त का शासनकाल समुद्रगुप्त का शासनकाल माना जाता है। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी के मध्य। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के मध्य कितना था?
335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न देखो, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन। तो आज हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा की, शेष की हम कल करेंगे। यहां तक यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। जय हिंद, नमस्कार।